अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है अबाउट चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें टॉपिक डी हमारा है होम्योस्टेसिस, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो सेकंड पोर्शन हमारा है वो अबाउट है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी जो है उसको डिस्कस करेंगे और किडनीज के अंदर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन्स हैं उनको जो हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम जो इसके फंक्शंस हैं कुछ जैसे फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम जनरल ओवरव्यू देख लें कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो है क्या। इसकी अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो इसमें इन्वॉल्व हैं अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है जी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, वन urethra and one bladder which is known as the urinary bladder, ठीक है जी। तो ये इसके पार्ट्स हैं हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो यूरेथ्रा है ये ओपन होता है इनटू द पेनिस, ठीक है जी। और अगर हम फीमेल की बात करें तो इट ओपन्स इनटू द वेजाइना, ठीक है जी। तो ये पार्ट्स हैं जो हमारा यूरिनरी सिस्टम जिन पे मुश्तमिल है, जिसमें अ पेयर ऑफ किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेथ्रा जो है ये ओपन होता है मेल में पेनिस के ज़रिए और फीमेल में वेजाइना के ज़रिए। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें किडनीज़ के लिहाज से, तो किडनीज़ का जो कुछ हम इसके वेट के मुतालिक बात करेंगे और इसका जो ब्लड फिल्ट्रेशन है उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं कि जो किडनी है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो इन लोअर एब्डोमेन, ठीक है जी, एब्डोमेन में। और इसके अलावा अगर हम इसके कलर की बात करें, ठीक है, तो वो एटलीस्ट होगा पेल रेड इन कलर। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो इसका अबाउट होता है 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है जी, यानी इतना इसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये तो कुछ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी किडनीज़ के हवाले से कि किडनी है क्या, इसकी जो लोकेशन है और कलर और इसका जो साइज़ है वो अबाउट 11 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिहाज से कि अगर हम वेट की बात करें तो किडनी का जो वेट है वो हमारे टोटल बॉडी वेट के 1% के बराबर भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लें कि 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ठीक है जी। यानी कि टोटल हमारा जो बॉडी वेट है उसमें से 1% जो वेट है किसका होगा, किडनीज का। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो इसका तो वेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, जबकि ये रिसीव करती है अबाउट 20% ऑफ द ब्लड एवरी हार्ट बीट। यानी कि जब एवरी हार्ट बीट जब जनरेट होती है तो उसमें 20% जो ब्लड है उसको रिसीव करके और उसकी फिल्ट्रेशन जो है ये परफॉर्म करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनको आपने याद रखना है, जिसमें वेट की बात और दूसरा ये कि कितना जो अपने वेट के लिहाज से ये एक्सेस ऑफ ब्लड जो है वो रिसीव करके उसकी फिल्ट्रेशन करती है ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो मैंने पार्ट्स हैं वो इसके आपको बता दिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें तो फर्दर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस पोजीशन में अगर ये किडनीज़ हैं, ठीक है, तो ये ड्रेन होती हैं इस पोजीशन में
ठीक है। यहाँ से आगे फर्दर हमारे पास निकलता है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और देन वहाँ से आगे यूरेथ्रा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये आपको जो लोकेशन है ये है किडनीज, ठीक है, और जो ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये ट्यूब है यूरेटर, ठीक है, और जो ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये है यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा जो है वो मेल में ओपन होगा पेनिस के ज़रिए और फीमेल में ओपन होगा वजाइना के ज़रिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये ओपनिंग है, यहाँ पे भी ये ओपनिंग है, और तो यहाँ पे भी ये ओपनिंग है, और फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है जो आगे फर्दर जो जा रही है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये वाला रीजन ये ब्लैडर है। और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे आपको जो ये रीजन नज़र आ रहा है ये वाला रीजन, और यहाँ पे ये रीजन, ठीक है, ये क्योंकि ये हम डायग्रामेटिकली उसे चेक कर रहे हैं तो इस रीजन को हम नाम देते हैं पेल्विस रीजन, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस वो रीजन होता है जहाँ से तमाम जो यूरिन होता है वो किडनी से कलेक्ट होकर आता है पेल्विस में, और पेल्विस से यूरेटर के ज़रिए आता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ आकर टेम्परेली स्टोर होता है, और देन यहाँ से फिर बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम अगर यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो इन दोनों में होते हैं स्फिंक्टर्स, तो इन दोनों में होते हैं स्फिंक्टर्स, ठीक है जी। अब ये जो स्फिंक्टर्स हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। स्फिंक्टर्स जो है ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं उस वक्त जब यूरिन ने ब्लैडर में एंटर होना होता है और ब्लैडर से डिस्चार्ज होना होता है और यूरेथ्रा से बॉडी से आगे फर्दर डिस्चार्ज होना होता है। एक होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो आउटसाइड होते हैं, और एक होते हैं इंटरनल जो इंटरनल कंट्रोल करते हैं। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं ये होते हैं स्केलेटल मसल्स के, स्केलेटल मसल्स के, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं ये होते हैं स्मूथ मसल्स के, स्मूथ मसल्स के। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो स्केलेटल मसल्स हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं ये स्केलेटल मसल्स के हैं जिसकी वजह से ये जो है ये वॉलंटरी में एक्शन में होंगे, वॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स हैं इंटरनल स्फिंक्टर्स में जिसकी वजह से ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये क्या होगा, इनवॉलंटरी इन मूवमेंट, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो ये हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा की, कि इन दोनों में जो है ये स्फिंक्टर्स होते हैं जो यूरिन की जो पैसेज वे है उसको कंट्रोल करते हैं, कि यहाँ से यूरिन एंटर होता है और फिर यहाँ से आगे फर्दर मूव करता है। तो एक्सटर्नल जो होंगे जो बाहर की तरफ होंगे वो स्फिंक्टर जो है वो स्केलेटल मसल्स के होंगे और वॉलंटरी होंगे और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होंगे, ठीक है जी, यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल। और यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं और इनवॉलंटरी हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने स्फिंक्टर्स जो हैं इनकी भी बात कर ली कि आपको स्फिंक्टर्स का क्लियर हो गया होगा। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर्स के बारे में मैंने आपको कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन दे दी, ये आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। ओके, फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे अपना जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है उसको डिस्कस करेंगे। तो किडनी को जब स्टडी करेंगे हम लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है
क्योंकि हमने इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। तो हमारे पास अगर हम किडनी को देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास किडनी की ये शेप है, ठीक है। और याद रखें कि जो इसकी शेप है ये बीन शेप होती है, बीन शेप, ठीक है जी। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो इसकी शेप है वो कौन सी होती है, तो वो बीन शेप होती है। अब ये जो किडनी है इसके अंदर एक ये सरफेस है इसका, ठीक है, और दूसरा आपको ये सरफेस नज़र आ रहा है इंटरनल, ये इसका आउटर सरफेस हो गया, आउटर सरफेस, ठीक है। और ये इसका हमने शो किया इनर सरफेस, इनर सरफेस। जो इसका आउटर सरफेस है वो उसे हम नाम देंगे कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स। और जो इनर सरफेस है लाइक ये वाला, इसे हम नाम देंगे मेडुला का, ठीक है। अब इसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं बहुत से रेनल पैरामिड्स, ठीक है, रेनल पैरामिड्स। ठीक है। अब ये जो रेनल ये है सरफेस जो है, इसमें हम ये जो हमने कॉनिकल शेप जो बनाया ये होगा रेनल पैरामिड्स, रेनल पैरामिड्स, ठीक है जी। जो रेनल पैरामिड्स है याद रखें कि जो इसकी शेप है वो कॉनिकल शेप होगी, कॉनिकल, ठीक है, लाइक जैसे फ्लास्क होती है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, तो उस तरह की इनकी शेप्स होगी। अब ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, इनमें से आगे फर्दर निकलती हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे ट्यूब्स, ठीक है जी, यहाँ से इनमें से ऐसे निकलती हैं ट्यूब्स लाइक दिस वन। अब ये जो रेनल पैरामिड्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये रेनल पैरामिड्स जो हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन्स हैं अगर आप बात करें किडनी की तो अबाउट अगर हम अडल्ट पर्सन की बात करें तो उसमें 0.8 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन जो है मौजूद होते हैं पर किडनी, ठीक है जी। यानी 0.8 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं अगर हम एडल्ट पर्सन की बात करें उसमें। तो अब जो नेफ्रॉन है दीज आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ मौजूद होंगे, हमारे जो रेनल पैरामिड्स रीजन है इसके अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब अगर हम फर्दर देखें तो कुछ नेफ्रॉन्स, अगर तो नेफ्रॉन्स अरेंज हैं इस कॉर्टेक्स रीजन में तो उन नेफ्रॉन्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि अगर तो नेफ्रॉन्स अरेंज है कॉर्टेक्स रीजन में तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, और अगर तो इनर मेडुलरी जो रीजन है ये मेडुला का रीजन और फिर इनसाइड जो मूव करते हैं उन नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है जी। तो अब आपने दो तरह के नेफ्रॉन्स को डिस्कस कर लिया, एक वो जो इनर रीजन में मौजूद हैं इनसाइड वो हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी, और जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन पे हैं वो हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन, क्लियर। तो अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन ऐसे नेफ्रॉन्स के बारे में बताएं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में, तो वो हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कॉर्टेक्स का जो ये बॉर्डर है यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं और इनर मेडुला जो है वहाँ तक ये आगे सबमर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं दीज आर अरेंज्ड अलोंग द आउटर साइड ऑफ द किडनी लाइक कॉर्टेक्स, ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है। तो इसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किडनी जो है ये बेसिकली है क्या। अब फर्दर अगर हम देखें तो ये सारी जो ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं यहाँ से ये एक जगह पर आकर इस पोर्शन में आकर कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन पे आकर ये कलेक्ट होती हैं, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं पेल्विस का, ठीक है, यानी हिलस का पोर्शन, ठीक है।
यानी हिलस का पोर्शन जिसे हम सिंगुलर हिलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर फर्दर जो है ये कलेक्ट होती है नेक्स्ट जो पेल्विस रीजन, ठीक है। वहाँ से फिर हम फर्दर आगे देखें तो यहाँ से यूरेटर एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब से आगे फर्दर जो यूरिन है वो पास आउट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर फर्दर आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बॉडी से डिस्चार्ज आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो किडनी का जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसमें एक आउटर सरफेस है, इनर सरफेस, अंदर रेनल पिरामिड्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनसे निकलती हैं ट्यूब्स। एक ये सेंट्रल पोर्शन बनता है जिसे हम हिलस बोलते हैं, और फिर जहाँ पे यूरिन आकर कलेक्ट होता है ये पेल्विस रीजन है। फिर फर्दर आगे यूरेटर निकलता है, यूरेटर से फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सारा हमारे पास इस तरह से ये नेफ्रॉन्स जो है अरेंज होते हैं। तो फर्दर अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो हम नेफ्रॉन्स को ही डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ जो हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो क्या है, तो वो सारा इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा नेफ्रॉन में। याद रखें कि जो नेफ्रॉन है इसकी हमने 2 टाइप्स डिस्कस की हैं, जैसे कि एक हमने डिस्कस की कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा हमने डिस्कस की जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। हमने इनकी लोकेशन भी देखी कि ये कहाँ लोकेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो नेफ्रॉन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला जो पोर्शन है ये होता है कप शेप्ड पोर्शन होता है पहला, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? यहाँ से बहुत सी इसमें कन्वर्जन्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक दिस वन, ठीक है। इन कन्वर्जन्स को हम नाम देते हैं ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। एक होती है प्रॉक्सिमल और एक होती है डिस्टल। यहाँ से फिर फर्दर इन कन्वर्जन्स के बाद एक ट्यूब निकलती है इस तरह से लाइक दिस वन, और ये ट्यूब जो है फर्दर आगे एक्सटेंड होती है और अपर सरफेस पे मूव करती है लाइक इस तरह से, ठीक है। और देन यहाँ पर फिर आगे जो कन्वर्जन्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो एक बेसिक ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बाउमेन्स कैप्सूल का, बाउमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है लाइक दिस वन, ठीक है। ये जो रीजन है इसे हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि उसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बाउमेन्स कैप्सूल देंगे। इसके अंदर जो है वो एक फिल्ट्रेट रीजन मौजूद होगा जिसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। देन फर्दर अगर हम देखें तो ये कन्वर्जन्स निकल रही हैं, इनसे आगे ये एक ट्यूब निकल रही है, देन फिर आगे जो कन्वर्जन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी लाइक दिस वन, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये है क्या। यहाँ पे ये रीजन का तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये रीजन है इसे हम कप शेप का नाम देते हैं जो बाउमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलर रीजन है। अब जो ये रीजन है इसे हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि इसमें कन्वर्जन्स हैं बहुत सी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को कलेक्टिवली हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी, लूप ऑफ हेनले। इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जी। और इससे आगे जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है दीज आर द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ओके। जब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रक्चर है क्या, जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड द लूप ऑफ हेनले है। और जो लूप ऑफ हेनले है इसकी अगर आप शेप की बात करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शेप क्या है, तो ये यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप ये पार्ट करें देखें तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है डिसेंडिंग डाउनवर्ड, और ये मूव कर रहा है असेंडिंगली, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग
लूप ऑफ हेनले, और जो ये पोर्शन है ये कौन सा हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लूप ऑफ हेनले है इसके भी 2 पोर्शन हैं, 2 लिम्स हैं इसकी, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है, और यहाँ से ये अपवर्ड मूव कर रही है जिसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन फर्दर यहाँ पे आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर फर्दर यहाँ से आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये हमारे पास है ये वाला रीजन बाउमेंस कैप्सूल, इसके अंदर जो है वो आर्टरीज जो है वो एंटर होती हैं, आर्टरीज एंटर होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आर्टरीज जो हैं ये एंटर होती हैं, और ये आर्टरीज कौन सी होती हैं, एफरेंट आर्टरीज ये एंटर होती हैं। ठीक है, और एंटर होने के बाद जब यहाँ से आर्टरीज फर्दर आगे निकलती हैं, ठीक है, यानी यहाँ से आगे निकलती हैं, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द इफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज। यानी कि जो ब्लड लेकर आएंगी बॉडी से इसमें इस स्ट्रक्चर में वो होंगी एफरेंट आर्टरीज, और जब ब्लड लीव करेगा तो वो किसके ज़रिए करेगा, इफरेंट आर्टरीज के ज़रिए। अब ये जो है ये कंप्लीट इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे जो है वो इस तरह से सराउंड कर जाएंगी, लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरह से ये सराउंड कर जाएंगी कम्प्लीटली इसके स्ट्रक्चर पे। ये आपको फिर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से शो होगा। अब आप ये देख रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये ऊपर जो है वो सर्वाइव्स की हुई है, इंटरमिंगलिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज का क्या रोल है, कि एफरेंट आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर आएंगी, और जब ब्लड लीव करेगा तो वो करेगा किसके ज़रिए, इफरेंट आर्टरीज के ज़रिए। एक छोटा सा ये याद रख लें एक पॉइंट, कि एफरेंट आर्टरीज, ठीक है, इनसे आगे इफरेंट आर्टरीज, देन इनसे आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कौन सी हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो एफरेंट आर्टरीज तो ब्लड लेकर आ रही हैं, इनसे आगे जब इस रीजन से ब्लड निकल रहा है तो वो निकल रहा है इफरेंट आर्टरीज के ज़रिए। इफरेंट आर्टरीज आगे जाकर ये इंटरमिंगलिंग कर रही हैं, इनको हम नाम देंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। देन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से आगे जो बनेगी वो होंगी रेनल वेन्स। ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको आपने याद रखना है। ओके, तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड लेकर आ रही हैं, और उससे आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बन रही है जो ट्यूब के इर्द गिर्द जो है वो इंटरमिंगलिंग हुई है। अब फर्दर अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये स्ट्रेट जो वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये पोर्शन में ये जो स्ट्रेट वेसल्स हैं इनको हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का। इन जक्स्ट्रामेडुलरी पोर्शन, मेडुला में जो जक्स्ट्रामेडुलरी रीजन है उसमें ये जो स्ट्रेट आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रेटली मूव कर रही है ये वेसल, इनको हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का। यहाँ पे अगर आप ये रेक्टा का देखें, ये रेक्टा, तो इस रेक्टा का जो वर्ड है इसका मीनिंग है स्ट्रेट, ठीक है, यानी, और वेजा मीन वेसल, यानी स्ट्रेट वेसल्स इस पोर्शन में। देन फर्दर यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर फर्दर वहाँ से आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है। अब हमने ये स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट जब वो डिस्कस कर लिया और आपको पता चल गया होगा कि किस पोर्शन में क्या चीज़ है, ठीक है, और आर्टरीज कौन सी हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन क्या है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो अगर आप बात करें इस पोर्शन की, लाइक दिस वन, ये बाउमेंस कैप्सूल जो है इसके अंदर ये ग्लोमेरुलर रीजन मौजूद है। अब यहाँ पे ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टरीज के ज़रिए। अब जब यहाँ पे ब्लड आएगा एफरेंट आर्टरीज के ज़रिए तो वहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। अब फिल्ट्रेशन किस तरह होगी, वो होगी ड्यू टू द फिल्ट्रेट प्रेशर, के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको बोलते हैं हम, कि एक फिल्ट्रेट प्रेशर जो है वो डेवलप होता है जिससे ब्लड की फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म होती है। फिर फर्दर आगे जो ब्लड है वो एंटर हो जाता है इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर वहाँ से आगे ये ट्यूब है वो स्ट्रेट हो जाती है,
एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें ये कि ये पोर्शन जो है ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कन्वर्जन्स है। ट्यूब ये एक ही है, पर यहाँ पे ये कन्वर्जन्स है और यहाँ पे आकर ये जो ट्यूब है ये स्ट्रेट है, जिसकी वजह से हमने इसे कहा कि यहाँ पर जो ये वेसल्स अरेंज हैं, दीज आर द स्ट्रेट वेसल्स, दीज आर द वैसा रेक्टा। रेक्टा का मतलब है स्ट्रेट, कि वहाँ पे स्ट्रेट रीजन में जो वेसल्स है वो मौजूद हैं, बट यहाँ पे जो है ये कन्वर्जन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होगा। याद रखें कि अब फिल्ट्रेशन की अमाउंट कितनी होती है, जितना भी ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है, अब जो ब्लड है, जो ब्लड एंटर हो रहा है इसके अंदर मौजूद होता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब जो ब्लड प्लाज्मा है जितना भी एंटर होता है इसका 1/5 पोर्शन जो है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। यानी कि 1/5 का मतलब ये है कि जितना भी उसका पोर्शन एंटर हो रहा है उसका एक हिस्सा जो है 1/5, ठीक है, उस इतने पार्ट की जो है वो ब्लड प्लाज्मा की यहाँ पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म होगी। बाकी जो है वो फर्दर आगे मूव कर जाएगा ट्यूब्यूल्स में। तो हमें इससे पता चल गया कि अबाउट 150 लीटर जो ब्लड है वो इसमें फिल्ट्रेट होता है पर डे, ठीक है जी। 150 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो इसमें आकर फिल्ट्रेट होता है पर डे के लिहाज से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि कितने परसेंट जो है वो फिल्ट्रेट होता है, 1/5 ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो कि इसमें एंटर होता है, और पर डे के लिहाज से जो फिल्ट्रेशन रेट क्या है वो 150 लीटर के राउंड अबाउट है, ठीक है जी। अब फर्दर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्दर आगे पास आउट नहीं हो पाती, फिल्ट्रेट नहीं हो पाती। लाइक इसमें अगर हम बात करें जैसे कि पास पैसेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास RBCs हैं, ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स हैं, इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, हमारे जो कुछ सर्टेन WBCs भी हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इसमें से आगे इनकी फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो है आगे एंटर हो जाते हैं किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नेक्स्ट पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर फर्दर आगे जो है वो आ जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे जो है वो मेन काम है, ठीक है जी। ओके, तो फर्दरली अब हम देखेंगे कि जो लूप ऑफ हेनले है इसको सबसे पहले याद रखें कि जो लूप ऑफ हेनले है ये एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया, इसका नाम साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम रखा गया, और वो साइंटिस्ट थे जैकोब हेनले, ठीक है जी। ये जो है ये जर्मन एनाटमिस्ट हैं, जर्मन एनाटमिस्ट जैकोब हेनले, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया जिसकी बेस पे इनका नाम रख दिया गया लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये एक लूप की फॉर्म है, ठीक है। तो हेनले का वर्ड जो है ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है जैकोब हेनले, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और ये थे जर्मन एनाटमिस्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो जहाँ पे तो हमने देख लिया कि जहाँ पे तक सारा काम हो रहा है फिल्ट्रेशन का, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो फिल्ट्रेट प्रेशर है, और इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, जो इसमें फिल्ट्रेट बनता है। अब फर्दर वो आगे एंटर होगा तो वो होगा लूप ऑफ हेनले में। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या काम होता है। यहाँ पे जो सारा काम होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। यानी ये जो एब्जॉर्प्शन होती है सारी, वो सारी की सारी होती है कहाँ पर, ये लूप ऑफ हेनले में। अब जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, सबसे पहले हम इसकी बात करें। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये लो परमिएबल होता है, लो परमिएबल फॉर वाटर एंड हाईली परमिएबल फॉर आयंस, ठीक है जी। यानी कि जो आयंस वगैरह हैं उनके लिए ये हाईली जो है वो होता है। एक तो हमने देखा ना कि ये लो परमिएबल है किसके लिए, वाटर्स वगैरह के लिए, और हाईली परमिएबल है किसके लिए, आयंस के लिए, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाईली परमिएबल होगा वाटर के लिए और लो परमिएबल होगा आयंस के लिए।
तो ये तो हमने देख लिया, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पे काम क्या होता है। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो वहाँ पे आपको एक पेज नंबर जो 15 है उसके ऊपर हार्मोन्स का नज़र आएगा आपको टॉपिक। तो द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लूप और थिक लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो हमने देखा कि ये लो परमिएबल है वाटर के लिए और हाईली परमिएबल है आयंस के लिए। अब जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे जो एक्टिव अपटेक है वो होगी सारी सोडियम की, यानी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सोडियम जो है ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। क्योंकि हम रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किन किन सब्सटेंसेस की होगी, उसमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं वो हैं मोस्टली जैसे ग्लूकोस, ये सब्सटेंसेस हैं जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें ग्लूकोस है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम है और इसके अलावा कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम के अलावा अगर हम देखें तो इसमें लैक्टेट है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, ठीक है, और सम अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ पे वो अगर आप अपने इस टॉपिक को फॉलो करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं इज एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। The active uptake of sodium in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone के एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। और करता क्या है कि सोडियम की जो अपटेक है उसको प्रमोट करता है, यानी कि ज़्यादा सोडियम जो ये एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा द अदर साइट इन द नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, यानी दीज आर द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसे परफॉर्म करता है, ठीक है। याद रखें कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर सोडियम की अपटेक होगी और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर किसकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की। यहाँ पर जो हार्मोन है वो होगा एल्डोस्टेरोन और कहाँ से आएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और यहाँ पर जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है ADH जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है जी। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो इसमें अब हमने फिल्ट्रेशन की बात की और रीअब्जॉर्प्शन की बात की कि जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सिक्रीशन का होता है, ठीक है जी, सिक्रीशन। अब हम बात करेंगे सिक्रीशन की। सिक्रीशन क्या होती है कि लाइक अगर हम ये ट्यूब्यूल्स की बात करें, ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर जो है एक कैविटी होती है जिसे हम ल्यूमेन कैविटी बोलते हैं, ठीक है, लाइक ल्यूमेन कैविटी। ये जो ट्यूब्स की इनर कैविटी है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन का। अब ये जो ल्यूमेन है ये बहुत से कुछ इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको सिक्रीट करती है और ऐड करती है, जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसमें ऐड कर देती है उसको। लाइक अब ये जो ल्यूमेन है इससे कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेनली हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इस तरह क्रिएटिनिन और साथ ही साथ इसमें यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनको जो इनकी इनर जो कैविटी है ल्यूमेन वो सिक्रीट करती है, ठीक है, और ऐड करती है फ्लूइड में जो इसके अंदर पास आउट हो रहा होता है। अब इसमें अगर हम देखें मेनली ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इसकी जो इंटरनल कैविटी है उसकी जो pH है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि जो इंटरनल ल्यूमेन कैविटी है ये ट्यूब्यूल्स की, उसकी जो pH है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन ज़रूरी है, तो वो है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये वहाँ से ही सिक्रीट भी होते हैं। तो मेनली सिक्रीशन में ये 4-5 चीज़ें जो है ये इन्वॉल्व होती हैं।
फर्दर जो है वो जो सारा यानी कि यहाँ से फिर आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से फिर आगे जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं। जो रीअब्जॉर्प्शन मेनली है वो वाटर की वो परफॉर्म होती है कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर आगे फर्दर जो है वो सेंट्रल पोर्शन आता है किडनी का, ठीक है, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। वहाँ से फिर आगे यूरेटर से फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर एंड देन वहाँ से फिर आगे यूरेथ्रा, और वहाँ से बॉडी से फिर ये यूरिन डिस्चार्ज आउट हो जाता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन की बात भी कर ली, रीअब्जॉर्प्शन भी देख लिया कैसे होती है, सिक्रीशन भी हमने देख ली कि सिक्रीशन जो है वो कैसे परफॉर्म होगी। तो इसके बाद हमने कुछ हार्मोनल बैलेंसिंग जो है उसको भी हमने देख लिया। ये तो आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर इसका और फंक्शन। ओके जी, तो यहाँ पे हमने अब जो डिस्कस किया वो था हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसका और उसका जो फंक्शन था उसका हमने स्टडी किया किडनी का, और उसमें नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने 2 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्कस किया। लाइक एक हमने जो डिस्कस किया वो था एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एक जो हमने डिस्कस किया वो था एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, लाइक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ हार्मोन्स बता देता हूँ। जैसे एक हार्मोन हमने डिस्कस किया ADH, ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें, रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ADH है। और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्ट्रियल, कुछ आर्टरीज़ के भी, क्योंकि आर्ट्रियल से रिलेटेड भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हार्मोन है, नाइट्रोजेनेटिक हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन्स भी हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ये वाटर की जो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको परफॉर्म करेगा। एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम वगैरह को, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये पोटाशियम वगैरह को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये वाला हार्मोन है ये भी सोडियम वगैरह की जो बैलेंसिंग है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है मेनली जो हम स्टडी में लेके आते हैं, वो ADH है और एल्डोस्टेरोन है। ADH जो है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, और जो एल्डोस्टेरोन है ये सोडियम की अपटेक में इन्वॉल्व है। ये यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, और ये परफॉर्म करता है हमारा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसमें, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। फर्दर हम एक और इसका मेन पॉइंट है जिसे आपने MCQs के तौर पर जो है वो याद रखना है। लाइक एक मैकेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म। अब कुछ इस तरह होता है कि अगर तुम्हारी बॉडी में अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की सम टाइम इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो फिर उस कंडीशन में हमारी किडनी क्या करती है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्ब करती है। तो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने के लिए किडनी को एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जो उसे एक्टिवेट करता है। वो हार्मोन क्या है? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो अगर तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो इसका मतलब है कि पानी ने ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना है। तो जितना पानी ने रीअब्जॉर्ब होना है उसी हिसाब से जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में पानी की अगर ज़्यादती हो गई है तो फिर किडनी जो है वो वाटर को लेस रीअब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से ADH जो है उसकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी। सेम ऑल्टरनेटिव अगर आप देखें सोडियम वगैरह, आयंस वगैरह की अमाउंट, तो उसके लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सफिशिएंट होता है। तो इसमें अगर आप एक MCQ जो है वो याद रखें
कि द रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन कॉजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन और डाइल्यूट यूरिन, जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो इस तरह का होगा कि उसमें जो वाटर की अमाउंट है वो लेस होगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा होगा, जबकि जो डाइल्यूट यूरिन है उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और जो दूसरा जो यानी कि वेस्ट मटेरियल है वो कम हो जाएगा। Mammalian kidney includes human is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर है ये क्या है? The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part, thus inner medulla is highly concentrated with the presence of urea थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। कि इसमें यही है कि जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली जो है वो कहाँ परफॉर्म होती है। एक तो हमने देखा ना कि लूप ऑफ हेनले, जिसमें फर्दर आगे आते आते जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, पर हाईली जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल। के असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो सोडियम की अपटेक है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ADH हार्मोन के जरिए जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो परफॉर्म होती है। तो यही हमारे पास है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दिस मैकेनिज्म कॉजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासेस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फर्दरमोर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट, ठीक है जी। इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस इनटू किडनी इंटरस्टिशियम टू सस्टेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा जो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिसको आपने यूरिनरी ब्लैडर आपने डिस्कस किया है, इसकी जो कैपेसिटी है उसको आपने याद रखना है कि कितनी है स्टोर करने की यूरिन। मैक्सिमम इसकी अगर आप कैपेसिटी देखें ना यूरिनरी ब्लैडर की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसके यूरिन स्टोर करने की वो है अबाउट 400 to 600 ml, ठीक है जी। ये इसकी एक रेंज बताई जाती है कि इस रेंज में जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये स्टोर कर सकता है जो यूरिन है उसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के हवाले से, फंक्शन के हवाले से जो किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, नेफ्रॉन को हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको एक छोटा सा साइड पे बॉक्स नज़र आएगा, हमारा जो चैप्टर पेज 15 है उस पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला इज़ अ मेन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक कंसनट्रेटेड यूरिन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हाइपरटोनिक क्योंकि ये कंसनट्रेटेड यूरिन है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी अमाउंट कम होती है। एक हमारे पास सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। जो हाइपरटोनिक है वो कंसनट्रेटेड है और जो हाइपोटोनिक है वो डाइल्यूट है। हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम फर्दर हाइपोटोनिक सोल्यूशन को देखें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता है, उसमें जो है हमारे पास सॉल्यूशन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है जबकि सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम है। तो जो किडनी है वो दोनों तरह के जो यूरिन है वो प्रोड्यूस कर सकती है, कंसनट्रेटेड यूरिन भी और डाइल्यूट यूरिन भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऐसे नेफ्रॉन जो कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, वो हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। ओके, थैंक्स।